हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 11 लेकर के आया हूँ। जैसा आप जानते हैं कि अभी हम इस चैप्टर में किंगडम मोनेरा को समझ रहे हैं और इस किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव बैक्टीरिया होता है। तो हमने इस किंगडम की शुरुआत की है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को समझने से और हम इस बैक्टीरियल सेल को अच्छे से एक एक स्ट्रक्चर उसका यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सीरीज में हमने अब तक बैक्टीरियल सेल का कंप्लीट एनवेलप यानी उसके सभी लेयर्स, आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तीनों को समझ लिया है और अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद हमने इसके सेल अपेंडेजेस को समझ लिया है यानी फ्लैजिला, फिम्ब्रे और पिलाई को समझ लिया है। और उसके बाद हमने इसके अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोइड को समझ लिया है और जेनेटिक मटेरियल को हमने समझना स्टार्ट किया है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि ये एक ऐसा केमिकल होता है किसी भी सेल के अंदर जो कि उस सेल को या उस ऑर्गेनिज्म को सारे कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसी के वजह से आते हैं। तो बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल होगा और ये क्या होता है, उसका डीएनए होता है। ठीक है, और उसके डीएनए के कुछ हमने स्पेशल पॉइंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहाँ पे लास्ट लेक्चर एंड किया था और थोड़ा सा पीछे जा कर के हम समझेंगे तो हमें आज का लेक्चर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे आज बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए को पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो कोर चीज डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली है जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। दैट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा कि भाई इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली में क्या होता है, दैट इज डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप सभी को पता है बट स्टिल मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, जो बैक्टीरियल डीएनए है, वो यूकैरियोटिक डीएनए से डिफरेंट कैसे है, इन सब विषयों पे थोड़ी चर्चाएं करेंगे हम आज। तो सबसे पहले इसके डीएनए का क्या स्पेशल कैरेक्टर था, तो हमने देखा था कि भाई बैक्टीरिया का डीएनए को हम ट्रिपल सी डीएनए इस तरह से हमने इसे कोड किया था लास्ट लेक्चर में। तो ट्रिपल सी डीएनए का क्या कोड है, ये क्या कोडिंग है, तो ट्रिपल सी में 3 सी हैं। वन सेज इट इज क्लोज्ड यानी इसमें कोई भी फ्री एंड्स नहीं दिखेंगे, बंद दिखेगा एकदम से ये। देन इट इज सर्कुलर एंड इट इज क्वाइल्ड। ठीक है, दूसरा जो उसका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, वो नेकेड होता है। इट इज नेकेड। नेकेड का मीनिंग क्या, अब आपको खुद ही पता है कि भाई ये डीएनए जो है ये इसके साइटोप्लाज्म में एक्सपोज रहता है ना। अगर यही डीएनए हम लोगों के सेल के अंदर की बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर छुपा हुआ रहता है, कवर्ड अप रहता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से। ठीक, लेकिन बैक्टीरिया के केस में क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो इनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब है इसका जो डीएनए है वो इसके साइटोप्लाज्म में एक्सपोज रहता है। ठीक है, और जिस जगह पे वो रहता है सिंपली उस जगह को हम लोग न्यूक्लियोइड या फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो नेकेड क्यों है, बिकॉज it is not enclosed
इन एनी न्यूक्लियस, या किसी मेम्ब्रेन से वो एंक्लोज नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है तो एंक्लोज नहीं है, तो एकदम नेकेड, इसलिए इसको बोल दिया जाता है यहां पे। ठीक, देन एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैं तुम्हारे लिए यहां पे लिख रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। द टर्म इज प्रोक्रोमोसोम। द टर्म इज प्रोक्रोमोसोम। तो व्हाट इज प्रोक्रोमोसोम समझने से पहले हम ये समझ लें कि क्रोमोसोम क्या होता है ना। तो क्रोमोसोम क्या है, आप ऐसे समझो कि डीएनए जो है वो एक थ्रेड है। लेट अस से दैट डीएनए इज ए थ्रेड। अब इस थ्रेड को अगर आप कॉइल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो जब वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाए कि वो बहुत डेंसली कॉइल हो जाए, तो उसी हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। इतना आप अभी समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं यहां पे एक जगह पे कहीं तो आपको लिखवा देता हूं कि भाई व्हाट इज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इज हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो दैट इज क्रोमोसोम। बैक्टीरिया के अंदर एक्चुअली क्रोमोसोम तो नहीं होता है, रियल क्रोमोसोम तो नहीं होगा, बट क्रोमोसोम के जैसे ही इसका डीएनए भी कॉइल करता है, बट जो और रिक्वायरमेंट्स हैं एक डीएनए को कॉइल होकर क्रोमोसोम बनने की, वो सभी रिक्वायरमेंट्स यहां फुलफिल नहीं होती है। तो इसलिए इनके जो डीएनए है जब वो कॉइल करता है और डेंसली कॉइल हो जाता है, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्रोक्रोमोसोम। इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ये प्रिमिटिव टाइप का क्रोमोसोम है या क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, और अपना बैक्टीरिया का एंटायर डीएनए वो प्रोक्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। देयर इज ओनली अ सिंगल एंड लार्ज प्रोक्रोमोसोम। तो बैक्टीरिया में एक सिंगल एंड लार्ज प्रोक्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, व्हाट एक्चुअली इज प्रोक्रोमोसोम, डीएनए कॉइल हो जाता है इनका, और जब वो कॉइल होगा तो क्या बनाएगा, प्रोक्रोमोसोम्स बनाएगा। ठीक है, तो ये चीजों का डिस्कशन हमने कर लिया। ठीक, अब मैं तुमको थोड़ा सा कॉमन सेंस की बातें एक दो पूछता हूं, मेरे को बताइएगा। एज्यूम करो कि भाई ये एक डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, और भाई डीएनए एक केमिकल है, आप ये 9th में पढ़ते हैं। ठीक, और डीएनए में अभी आपको एक एडिशनल चीज बता देता हूं जो शायद आपने 9th में नहीं पढ़ी हो, कि डीएनए का जो ओवरऑल चार्ज है वो नेगेटिव होता है। तो मैं ये मानता हूं कि भाई ये डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन अ डीएनए get coil as it is a charged molecule.
ठीक है, आपको पता है भाई कि जो अपना डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है पूरा, या वो थ्रेड जो आपको मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, तो आप ये सोचिए वो थ्रेड वो डीएनए है, पूरे थ्रेड में नेगेटिव चार्जेस हैं। अब आप कैसे कॉइल करोगे उसको, क्योंकि जैसे ही आप उसे कॉइल करोगे, दो छोर को पास पास लाओगे, वो रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस डीएनए को थोड़ा भी कॉइल किया और पास लाने की कोशिश करी तो रिपेल कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, तो कैसे आप इसको कॉइल करेंगे? तो हाउ कैन ए डीएनए गेट कॉइल एज इट इज चार्ज्ड मॉलिक्यूल? तो यस, डीएनए कैन नॉट गेट कॉइल around itself as it is negatively charged. ठीक है, around itself as it is negatively charged. Around itself due to नेगेटिव चार्ज। तो क्योंकि डीएनए में नेगेटिव चार्ज है तो वो अपने अराउंड तो कॉइल नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बता सकते हैं आप? बताइए। तो देखो क्या होगा, अब मैं आपको क्या करूं भाई, आपके पास थ्रेड है जो नेगेटिवली चार्ज है, थ्रेड है जो नेगेटिवली चार्ज है, और उसे आप कॉइल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव पूरा चार्ज होने की वजह से जैसे वो पास पास आएगा रिपेल करने लगेगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इस केस में एक सोल्यूशन ऐसा हो सकता है कि मैं आपको एक स्टोन के जैसा कुछ दे दूं, एक पत्थर के जैसा कुछ दिया और बोला कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, दैट स्टोन टाइप थिंग इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इजीली अब आप इस स्टोन के अराउंड उस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को कॉइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस। अब आपके पास एक पॉजिटिव स्टोन है, मान लेते हैं ये, और इसके अराउंड आपको एक नेगेटिवली चार्ज थ्रेड रोल करना है, कॉइल करना है, इजीली कर देंगे आप। यस। तो हम लोगों में ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होती है। ठीक है, लेट्स सी। सो in eukaryotes, DNA is coiled around histone proteins। ठीक है, उन प्रोटीन्स के, एक प्रोटीन्स होते हैं उनके अराउंड कॉइल होता है, और उन प्रोटीन्स को स्पेसिफिकली एक नेम दिया गया है हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इनके अराउंड हमारा डीएनए इजीली कॉइल कर जाता है। बट बैक्टीरिया का क्या? व्हाट अबाउट बैक्टीरियाज? तो बैक्टीरिया में ये हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का डीएनए कैसे कॉइल हो रहा है? तो बैक्टीरिया में हिस्टोन की जगह पे सर्टेन डिफरेंट पॉलीअमाइंस यानी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो इन प्लेस ऑफ हिस्टोन, बैक्टीरिया contains polyamines
around which its DNA gets coil, जिसके अराउंड उसका डीएनए कॉइल कर जाता है। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम बैक्टीरियल डीएनए को अभी समझ पा रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा ये चीज, तो जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है, तो जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विच इज डीएनए, विच इज डीएनए, वो प्रेजेंट है कहां पे? न्यूक्लियोइड में। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज जस्ट अ रीजन। ये एक रीजन है नियर द सेंटर वेयर द बैक्टीरियल डीएनए इज प्रेजेंट। ठीक, तो जो न्यूक्लियोइड में डीएनए प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए। क्या ये एक्चुअली में रियल क्रोमोसोम है? नहीं है। ठीक है, इसे हम क्या रिगार्ड करते हैं? प्रो क्रोमोसोम रिगार्ड करते हैं। ठीक, लेकिन उसे कहा क्या जाता है? बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए। तो जो डीएनए प्रेजेंट है कहां पे? न्यूक्लियोइड में, दैट इज बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए। देन इट इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, तो न्यूक्लियोइड क्या है? वो जगह है जहां पे बैक्टीरिया का डीएनए है, और बैक्टीरिया का वो डीएनए जो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है उसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए रिगार्ड करते हैं। और ये सभी बैक्टीरिया में या सभी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और ये कंट्रोल करता है लाइफ प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए जितने भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सपायरेशन हो, दैट इज एक्सक्रीशन हो, कुछ भी हो, वो सभी फंक्शंस कंट्रोल होते हैं इसी डीएनए से जो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है। कहने का साफ साफ इतना मतलब है कि ये वाला डीएनए अगर तुम बैक्टीरिया से बाहर निकाल लो, कौन सा डीएनए? जो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है, तो फिर ये बैक्टीरिया ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहेगा, उसकी सभी लाइफ प्रोसेसेस रुक जाएंगे। ठीक, तो ये न्यूक्लियोइड में जो डीएनए है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल डीएनए, और ये सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है बिना एक्सेप्शन के। ठीक है, अब बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में, नॉट इन ऑल, इन सम, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तो इन सम बैक्टीरिया क्या होता है? इनमें एक्स्ट्रा डीएनए is present other than chromosomal DNA। तो बैक्टीरिया के, कुछ बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड में तो डीएनए होता ही है सब में, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड के अलावा भी और एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसी एक्स्ट्रा डीएनए को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो वो दो तरीके का हो सकता है। एक बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए, ये वो डीएनए है
जो कि न्यूक्लियोइड में पाया जाता है, और बैक्टीरिया के सारे लाइफ प्रोसेस यही डीएनए कंट्रोल करता है। इस डीएनए को आप बैक्टीरिया से बाहर निकालेंगे तो बैक्टीरिया ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहेगा एंड इट विल बिकम इनएक्टिव। ठीक, और कुछ में, ये सभी में है, और कुछ में एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोइड के अलावा और डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ठीक, तो अब हमें, क्योंकि हम काफी डिटेल में बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए यानी उस डीएनए को डिस्कस कर चुके हैं जो न्यूक्लियोइड में है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्लाज्मिड डीएनए के बारे में भी एकदम अच्छे से डिटेल में समझें। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा सच में इस प्लाज्मिड डीएनए को समझने में। So let's see, yeah, let's begin the discussion of plasmid DNA. ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ DNA present at nucleoid. That is, it is not the part of what? B सी डी, क्या मतलब? ए भूल गया हूं क्या मैं? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूं। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ बी सी डी, मतलब बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट नहीं है, ये न्यूक्लियोइड वाला डीएनए नहीं है। ठीक है, देन इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है ये, इट इज एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी अदर देन क्रोमोसोमल डीएनए है ये। उसके बाद शेप पे आ जाओ, तो इट इज सर्कुलर है, क्लोज्ड है। ये सर्कुलर है और क्लोज्ड है। देखो, अब डीएनए है तो कोई कैरेक्टर लेकर के आ रहा होगा, है ना? तो ये कौन से कैरेक्टर लेकर के आता है? वेट करो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब मैं ये पॉइंट लिखूंगा इसके बाद ही तुमको सबसे ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके बारे में समझ में आएगा। तो ये पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूं अभी? इट डू नॉट कंट्रोल एनी ऑफ द लाइफ प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के कोई भी लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो कंट्रोल किसको कर रहा है? लाइफ प्रोसेस को, मतलब कि अगर तुमने प्लाज्मिड है किसी डीएनए में, गोल सा स्ट्रक्चर रहेगा, सॉरी किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है, ठीक है, तो तुमने जब उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर निकाल दिया ना, तो उस बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लाइफ प्रोसेस में, वो बैक्टीरिया एक्टिव रहेगा, वैसे ही रहेगा एक्टिविटी में जैसे बाकी बैक्टीरिया हैं, उसकी एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? डीएनए है, कोई ना कोई कैरेक्टर तो दे ही रहा होगा। तो प्लाज्मिड प्रोवाइड्स स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ एकदम स्पेशल जो सभी बैक्टीरिया में नहीं है, वो उस तरीके का कैरेक्टर देता है अपना प्लाज्मिड। अच्छा, एक बात बताओ, कभी तुमने ऐसा टीवी सीरियल्स में जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं उसमें देखा होगा कि एक आदमी बहुत सालों से तपस्या कर रहा है,
भगवान प्रसन्न हुए, नीचे आए, बोला मांगो क्या मांगते हो। उसने मांग लिया कि भाई मेरे को ऐसी शक्ति दे दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, जल जाए पूरा, हाँ, कैचेस फायर एंटायरली। तो भगवान ने उसे क्या दिया होगा? भगवान ने उसको एक डीएनए दिया होगा। बोला अगर ये लो, ये डीएनए है, यही डीएनए एक्सप्रेस करेगा तो तुम्हारे अंदर वो कैरेक्टर आ जाएगा, क्या वो भस्म करने वाला, भाई है ना। और वो डीएनए सबके पास नहीं है, तो इसलिए हर कोई भस्म नहीं कर पाता। ये डीएनए स्पेशली भगवान आके देते हैं अलग से, है ना, ये मेन डीएनए का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई तपस्या करने और बैठ गया, है ना, उसने वो नीचे भगवान आए, बोला कि भाई हाँ तो मेरे को ऐसी शक्ति दे दो कि मैं जिसके जो भी हाथ रखूं तो वो सोना हो जाए, वो चीज़ टर्न्स गोल्ड। तो बोले भगवान ठीक है यार, बहुत लालची हो लेकिन चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस केस में भगवान ने क्या किया होगा? करेक्टर दिया उसको। क्या क्या करेक्टर मिला? कि किसी भी चीज़ पे हाथ रखें तो वो सोने की हो जाए। तो ये करेक्टर थोड़ी ना भगवान ने दिया होगा, भगवान ने तो क्या दिया होगा उसको? डीएनए दिया होगा ना। और वही डीएनए जब एक्सप्रेस करता होगा तो ये हाथ रख के कहीं पे भी सोना बना देता है ना। अगेन ये करेक्टर सबके पास नहीं, स्पेशली उस आदमी के पास है, उसको वो एक्स्ट्रा डीएनए मिला है जो उससे बाहर निकाल लोगे अगर वो डीएनए, तो उसके अंदर यही सोना बनाने वाली बस जो आदत है, वो जो करेक्टर वो चला जाएगा। बाकी करेक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा? जिंदा रहेगा, वो लाइफ प्रोसेस करेगा, वैसे ही डाइजेशन रेस्पिरेशन नॉर्मल करता रहेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल उसी तरीके का डीएनए होता है बैक्टीरिया में प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया को स्पेशल कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है, ठीक। तो भाई मैं यहां लिख सकता हूं कि जो प्लाज्मिड डीएनए है ये आप याद रखो कैसे? वरदान से। भाई ये वरदान रहता है ना, जो सबको नहीं मिलता है, किसी किसी में होता है। क्लियर? तो अब मैं इस प्लाज्मिड डीएनए की और न्यूक्लियोइड डीएनए को एक साथ एक डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी कोशिश सफल रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या बोलते हो आप लोग? बिल्कुल रहेगी। अगर ये सेल वॉल है, बताओ, अगर ये सेल वॉल है तो इसके बाहर क्या होगा? यस, इसके बाहर होगा ग्लाइकोकैलिक्स। और इसके अंदर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एकदम सीधी होगी नहीं, जगह जगह पे इनफोल्डेड होगी, लेकिन बीच में ये फोल्ड्स ज्यादा गहरे होंगे। और इन्हीं सब फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? म्यूजोसोम्स बोलते हैं, है ना, म्यूजोसोम्स। अब जो सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में जो प्लेस है जहां पे डीएनए लोकेटेड है, ये है अपना न्यूक्लियोइड। और यहीं पर प्रेजेंट जो डीएनए है दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये इतना सब में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जो वरदान पाए हैं जिनमें स्पेशल कैरेक्टर वाला डीएनए है दैट इज प्लाज्मिड है, तो वो प्लाज्मिड गोल होगा एकदम ऐसे, ठीक है। और न्यूक्लियोइड में नहीं प्रेजेंट होगा, बाहर प्रेजेंट होगा उसके, ठीक। तो दिस इज प्लाज्मिड। ये है आपका प्लाज्मिड डीएनए। क्लियर? चलिए अब जल्दी से प्लाज्मिड डीएनए की कैरेक्टर समझ लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स इसके पास हैं। मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं अभी इसके कैरेक्टर जैसे ही आप देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मिड। पहला कैरेक्टरिस्टिक कि भाई ये क्लोज्ड है। भाई कहीं से इसको तुम्हें कोई सिरा खुला दिख रहा था, कोई एंड खुला दिख रहा था, इसका नहीं दिख रहा था ना, तो क्लोज्ड है। दूसरा शेप बताओ कैसी है? यस, इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है।
इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ये कि ये बैक्टीरिया के कंट्रोल में नहीं है, ठीक। ये अपने आप से अपना डुप्लीकेशन कर लेता है, यानी अपनी एक और कॉपी बना लेगा अपने ही आप से। इसके लिए इसे बैक्टीरिया से कोई हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। ये बैक्टीरिया से नहीं बोलेगा मेरे को ना एक कॉपी और बनाने का है, मुझे ये एंजाइम दे दो वो दे दो, नहीं, ये अपने आप से अपनी कॉपी बना लेगा, ठीक, इंडिपेंडेंट है। और किसी दूसरे बैक्टीरिया में अगर तुम इसको डाल दो तो वहां पे भी जाकर ये एक्टिव ही रहेगा, वहां पे भी जाके अपनी कॉपी बना सकता है, ठीक। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है यहां पे, कि इट कैन मेक इट्स कॉपी बाय इटसेल्फ, अपने आप से अपनी कॉपी बना सकता है, ठीक है। यानी रेप्लिकेशन, अपनी कॉपी बनाना मतलब रेप्लिका बना रहा है, रेप्लिका मतलब फोटोकॉपी, तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर सकता है ये, ठीक। एंड कैन रिमेन एक्टिव इन अदर बैक्टीरिया in which it was not present originally, ठीक। तो अगर एक बैक्टीरिया से निकाल के दूसरे में डालोगे तो उसमें भी एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये सब है भैया, वरदान के तौर में मिला है, तो तुम्हें क्या लग रहा है नॉर्मल होगा, वरदान, ठीक है। गोल है मेरा सर्कल बहुत ही सीधा बना है ना, मान लो सर्कल है ना, मानना पड़ेगा भाई, मैथ्स में तो एक्स मान के क्या क्या निकाल लेते हो, बायो में थोड़ा मान लो कि ये गोल सर्कल है। तो इसमें देखो क्या क्या है, ये प्लाज्मिड है एक्चुअली में, तो प्लाज्मिड इंडिपेंडेंट है और अपने आप से अपनी कॉपी बना सकता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, जैसे एक ओराई रीजन है, तो जब इसकी कॉपी बनना स्टार्ट होगी ना तो यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक। तो इट इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जब इसकी कॉपी बनना स्टार्ट होगी, एक और कॉपी बनाएगा जब ये, तो जो जिस प्लेस से बनाना स्टार्ट करेगा वो यही प्लेस है, ठीक है। देन इसके बाद इसमें रहेंगे कुछ स्पेशल करेक्टर गिविंग जीन्स। इसके पास ऐसे जीन्स हैं, ऐसे रीजन्स हैं जहां से ये स्पेशल करेक्टर दे रहा होता है, ठीक है। तो अभी अपन इतना जान लें कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन प्लाज्मिड में प्रेजेंट रहते हैं, बाकी हम आगे जब डिस्कस करेंगे और आगे क्लासेस में तो आपको समझ में आएंगी और प्लाज्मिड क्या। तो अभी के लिए हम इतना प्लाज्मिड के बारे में समझ लें। अब टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, टाइप ऑफ प्लाज्मिड कैसे हम देखते हैं, तो प्लाज्मिड को हम उन्हीं टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं जो वो करेक्टर दे रहा होता है, ठीक है। जो करेक्टर वो प्लाज्मिड दे रहा है हम बोलते हैं हाँ ये यही प्लाज्मिड है, ठीक। तो टाइप्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ character it is providing। तो जो करेक्टर वो दे रहा है उसी बेसिस पे हम बोलते हैं हाँ ये इस टाइप का प्लाज्मिड है। वरदान कौन सा उसको मिला है उस बेसिस पे। तो एक टाइप देख लीजिए जिसे बोलते हैं आर फैक्टर plasmid। So what is this R factor plasmid? इसमें R क्या है? R is resistivity। R is resistivity। तो it is resistivity factor plasmid। डिस्कस करने से पहले
मैं एक केमिकल जो बहुत जाना पहचाना है उसका नाम यहां लिखता हूं, दैट इज एंटीबायोटिक। सो व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या होता है? तो एंटीबायोटिक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक केमिकल रिलीज करता है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है या उसकी एक्टिविटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, रोक देगा, तो उस केमिकल को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, देखो टर्म ब्रेक करके अपन इसको भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। एंटी मींस अपोजिट, एंटी ये मेरे एंटी है, एंटी मतलब अपोजिट है। बायोटिक, बायोटिक मींस लिविंग या लाइफ, तो कोई भी ऐसा केमिकल जो लिविंग के अगेंस्ट हो, जो लिविंग के अगेंस्ट हो, उसे क्या बोल देंगे? एंटीबायोटिक बोल देंगे। तो ये जो एंटीबायोटिक केमिकल है ये रिलीज कौन करता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है और उससे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और कई बार वो मर भी सकता है। तो दीज आर केमिकल्स सेक्रेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे तो, which stops या inactivate growth of other microorganism और may even kill it, उसको मार भी सकता है भाई ये केमिकल। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं। तो अब कुछ बैक्टीरिया बोले मैं तपस्या कर रहा हूं यार, मेरे को एंटीबायोटिक से नहीं मरने का है। भगवान नीचे आए, बोला हाँ क्या चाहिए बोलो। तो बैक्टीरिया बोला कि मेरे को ना ऐसा कैरेक्टर दो कि मैं एंटीबायोटिक से नहीं मरूं। तो इन शॉर्ट बोला कि मुझे अमर होना है, एंटीबायोटिक से नहीं मरना है। तो भगवान बोले यार अमर कोई नहीं हो सकता है ना, ये नहीं दे सकता हूँ। तो बोला नहीं मुझे को चाहिए ही चाहिए, ये वरदान चाहिए। तो बोला ठीक है मैं एक काम करता हूँ कि तुमको ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दे देता हूँ, बाकी एंटीबायोटिक से बच के रहो। ये वाला एंटीबायोटिक अगर कोई तुम्हारे पर डालता है तब तुम बच के रहो, तब तुम बचे रहोगे, तब तुम नहीं मरोगे। बाकी से तुम्हें बचना पड़ेगा, बाकी की नहीं दे सकता हूँ गारंटी। ठीक, तो बोला हाँ चलो ठीक है। तो भगवान ने एक प्लाज्मिड उसमें डाल दिया, दैट इज कॉल्ड आर फैक्टर प्लाज्मिड। तो व्हाट इज आर फैक्टर प्लाज्मिड? इट इज प्लाज्मिड which provide resistance to certain specific antibiotic। तो एक सर्टेन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस दे देता है जो प्लाज्मिड, दैट इज कॉल्ड आर फैक्टर प्लाज्मिड। क्लियर? ठीक है, अब इसी तरीके का और एक प्लाज्मिड है, इसी तरीके का नहीं मतलब एक और प्लाज्मिड की मैं बात बताता हूं आपको। तो दूसरे तरीके का जो प्लाज्मिड है दैट इज एफ फैक्टर प्लाज्मिड, दैट इज एफ फैक्टर प्लाज्मिड। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या हुआ, ये बैक्टीरिया बैठ गया अपना आराम से नीचे, तपस्या करने लगा। ठीक है, बोला कि भाई मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं रिप्रोडक्शन कर पाऊँ अलग टाइप से थोड़ा। बोला क्या अलग टाइप से? बाइंडरी फ्यूजन तो तुम कर ही लेते हो, अभी तुम्हें और क्या अलग टाइप चाहिए? बोला नहीं मैं दूसरे बैक्टीरिया को पकड़ के फिर रिप्रोडक्शन कर पाऊँ, ऐसा वाला वरदान दो। भगवान बोला ठीक है भाई चल ले ले। ठीक है, तो इनमें कैपेबिलिटी होती है to perform a special type of reproduction
कॉल्ड कॉन्जुगेशन, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अ एफ फैक्टर प्लाज्मिड containing bacteria holds another bacteria, दूसरे बैक्टीरिया को पकड़ता है वो, with पिलाई, पिलाई की हेल्प से, and transfer its F फैक्टर प्लाज्मिड इनटू इट। तो दूसरे वाले में अपना F फैक्टर प्लाज्मिड की एक कॉपी बना के भेज देता है, ठीक है। एंड ट्रांसफर, यहां पे इट्स की जगह लिख देते हैं अ कॉपी ऑफ F फैक्टर प्लाज्मिड इनटू इट, ठीक है। तो जो F फैक्टर प्लाज्मिड है ये करेक्टर दे रहा है क्या, प्रोवाइड क्या करने का, कंजुगेशन करने का, और दूसरा एक और ये करेक्टर दे रहा है पिलाई बनाने का। पिलाई हर बैक्टीरिया नहीं बना सकता, पिलाई वही बैक्टीरिया बना पाएगा जिसके पास क्या होगा, जिसके पास F फैक्टर प्लाज्मिड होगा, ठीक। और बैक्टीरिया विच कंटेन F फैक्टर प्लाज्मिड, जिनमें F फैक्टर प्लाज्मिड है, अपन एक डायग्राम बना लें नीचे, मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियोइड है और ये F फैक्टर प्लाज्मिड है, सपोज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं F प्लस बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं इसको, F प्लस बैक्टीरिया। और जिनमें नहीं है, जिनमें नहीं है ये, उन्हें क्या बोलते हैं, F माइनस बैक्टीरिया। जिनमें F फैक्टर प्लाज्मिड नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं, F माइनस बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन डिटेल में इसी चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक। तो ये एक मिल गया F फैक्टर प्लाज्मिड। ये क्या दे रहा है इसको, फर्टिलिटी दे रहा है, F स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी, ठीक है। और फर्टिलिटी इन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्टिलिटी टर्म का मीनिंग क्या होता है, कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एक और प्लाज्मिड देखो, दैट इज कॉल फैक्टर प्लाज्मिड। यहां पे जो टर्म कॉल है, फोन कॉल नहीं है, दैट इज कॉलिसिनोजेनिक। तो ये बैक्टीरिया ना थोड़ा बदमाश टाइप है। तो जब इसने तपस्या करी, भगवान नीचे आया, बोलता है मेरे को ऐसा करेक्टर दो कि मैं दूसरे बैक्टीरिया को मार दूं। है ये कैसा करेक्टर मांग रहे हो, नहीं मेरे को ऐसे चाहिए, मेरे को राज करना है पूरे में, ठीक है। तो बोला चल ठीक है भाई ले लें। तो जिनमें कॉल फैक्टर प्लाज्मिड रहता है, सो दे इम्पार्ट अ कैपेबिलिटी to bacteria that is they can kill another bacteria। तो ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मार सकते हैं जो इनके सराउंडिंग में है ना, जिनमें कॉल फैक्टर प्लाज्मिड नहीं है, दूसरे बैक्टीरिया को ये मार देंगे, ठीक। तो ये रिलीज करते हैं बैक्टीरियोसिन नाम के केमिकल्स, जिसकी हेल्प से ये दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, क्लियर। तो कॉल फैक्टर प्लाज्मिड हो गया। एक और प्लाज्मिड है, दैट इज विरुलेंस फैक्टर प्लाज्मिड। अब ये विरुलेंस फैक्टर प्लाज्मिड क्या है,
तो ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया को डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी देता है ना। बोला कि भाई नीचे आया, बोला नहीं मेरे को एक ऐसा वरदान दो कि मैं किसी को भी डिजीज कर सकूं, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, तो दे चल ले। तो कौन सा फैक्टर दिया, विरुलेंस फैक्टर प्लाज्मिड। तो प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी। तो मतलब कोई बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर आ रहा है और वो तुमको डिजीज कॉज कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड है, विरुलेंस फैक्टर प्लाज्मिड है। इसको निकाल दोगे तो उसकी डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या बैक्टीरिया इनएक्टिव होगा, नहीं होगा, है ना। तो दिस इज अबाउट प्लाज्मिड। तो ये इतने टाइप के प्लाज्मिड अपने को जानने, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट ये मेन टाइप के अपन पहले इनको समझ के अच्छे से रखें, ठीक है। आगे चलते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत यूज देखेंगे प्लाज्मिड का इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिएगा, मान लो ये एक प्लाज्मिड है, ठीक। अपने को पता है इस प्लाज्मिड को तुम एक जगह से दूसरे सेल में डाल दोगे तो भी ये वहां पे जाके रेप्लिकेट करेगा, है ना। अब ये मेरे पास ना एक डीएनए का छोटा सा, एक दूसरे डीएनए का ये मेरे पास एक दूसरे डीएनए का छोटा हिस्सा है और इसमें कैपेबिलिटी है। तो ये एक डिजायर्ड डीएनए है, मान लो। डिजायर्ड का मतलब जो मेरी इच्छा है, डिजायर है, वो उसमें कुछ छुपी हुई है, क्या है, तो इट हैज अ कैरेक्टर टू फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। तो ये डीएनए जो छोटा है, बाहर है, इससे कोई बढ़िया सी वैक्सीन बन सकती है, मेडिसिन बन सकती है। तो मैं चाहता हूं कि ये किसी बैक्टीरिया के अंदर खूब सारे नंबर्स में ग्रो करे। तो मैं क्या करूंगा, इस प्लाज्मिड को, हमें पता है कि भाई ये डाला तो ये नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये किसी और में डिवाइड ही नहीं कर सकता है ना। तो क्या होगा कि साइंटिस्ट लोगों ने खोज निकाला एक तरीका जहां पे वो क्या करते हैं कि एक प्लाज्मिड को ऐसे कट लगाएंगे कहीं से, ठीक है। तो जब ये कट लग गया इस पे, जो कटी हुई जगह है वहां पे ये वाला डीएनए अटैच करवा दिया, ठीक है। और अब इसको एक बैक्टीरिया में प्लेस कर दिया, ठीक है। एक बैक्टीरिया में प्लेस कर दिया। अब बैक्टीरिया के अंदर जब ये जाएगा तो क्या करेगा, अपनी खूब सारी कॉपीज बनाएगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, साथ में इसकी भी कॉपीज बनेगी और ये एक्सप्रेस भी करेगा। तो जब ये एक्सप्रेस करेगा, ये वाला डीएनए जब एक्सप्रेस करेगा तो हमारी मेडिसिन बन सकती है उससे, फिर समझे। तो किसी भी इंपॉर्टेंट डीएनए को लार्ज नंबर पे जब तुम्हें उसकी कॉपीज बनानी हो, उसकी क्लोनिंग करनी हो, क्लोनिंग का मतलब एक जैसी कॉपीज बनानी हो, तो उसको तो उसको हम प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसे फिर बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं और फिर ये बहुत सारी कॉपीज बनेगी, एक्सप्रेस भी करेगा, तो अपनी जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इससे आ रहा है वो हमें मिल सकता है, ठीक। तो प्लाज्मिड के इस रोल को जेनेटिक इंजीनियरिंग में, प्लाज्मिड के इस रोल को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर मतलब ये व्हीकल ही तो हुआ, एक डीएनए को इसमें बैठाया और बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया उसकी कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है। या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं, बहुत सिंपल नाम, जीन टैक्सी, ठीक। क्या नाम देते हैं, जीन टैक्सी भी नाम देते हैं इसको, क्लियर। तो ये है यहां पे। अब आगे हम नेक्स्ट
स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया का है वो देखते हैं। इस तरीके से हमने बैक्टीरिया का जो भी जेनेटिक मटेरियल था, चाहे वो बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए हो या प्लाज्मिड डीएनए हो, दोनों ही कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखते हैं। नाउ बैक्टीरियल राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये क्या चीज़ है? तो अगेन इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये टर्म को ब्रेक करें। तो ये टर्म बना है दो टर्म से, राइबो एंड जोम्स। सो राइबो मीन्स, तो राइबो जो टर्म यहां पे आया है दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए, ठीक है। एंड जोमास, जोमास टर्म का मीनिंग क्या होता है? बॉडी। सो इट इज अ बॉडी और स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आरएनए, ठीक है। स्पेसिफिकली आरएनए एंड प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मेजर क्वांटिटी में आरएनए, तो अपन बोलते हैं कि आरएनए का बॉडी, ठीक है, प्रोमिनेंट वो दिख रहा है इसमें, इसलिए। तो इट इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए के 3 टाइप्स पता है अपने को, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है। तो ये बना होता है किससे? आरआरएनए। आरआरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक। तो राइबोसोम्स क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स। तो ये वो स्ट्रक्चर है। जब इसी स्ट्रक्चर को और तुम माइन्यूटली जाके देखोगे तो तुम्हें इसके अंदर ऐसे राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए पूरा कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे दिखा करेगा, ये एक ऊपर और ये नीचे, ठीक है, इस तरह से। और खूब सारे प्रोटीन्स होंगे, खूब सारे प्रोटीन्स भी दिखेंगे इसमें। तो ये प्रोटीन्स बना रहा हूं मैं। ठीक, आरएनए और प्रोटीन से बनता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोल रहे हैं राइबोसोम्स। अब इस राइबोसोम का जो फंक्शन है वो क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? तो जल्दी से इसका फंक्शन समझ लेते हैं। तो इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन बनाते हैं ये, ठीक। तो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन बनता है यहां पे। अब समझिएगा एक चीज कि यहां पे कुछ यूनिट्स लिखे हैं 70s। तो जो राइबोसोम होता है, जो कंपोजिट फॉर्म में रहता है, ठीक है, उसमें एक्चुअली में 2 सब यूनिट होते हैं। पहले तो एक बड़ा सब यूनिट ये वाला, इसे बोलते हैं मेजर सब यूनिट, और एक माइनर सब यूनिट, ठीक। नाउ एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्वेडबर्ग। तो स्वेडबर्ग ने क्या किया, एक मशीन थी उसके पास, ठीक है, जो ऐसे गोल गोल बहुत तेज तेज चक्कर लगाती थी, जिसे हम बोलते हैं, एक तरीके का उसके पास था सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन थी, सेंट्रीफ्यूज था उसके पास, ठीक है। तो उस पर वो प्रोकैरियोटिक आरएनए को जब डालता था, गोल से घुमाता था, बंद करता था, तो ये अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, अपने भार के अकॉर्डिंग एक जगह पे सेटल हो जाया करते थे, ठीक है। तो जिस रीडिंग पे सेटल हो जाया करते थे, वही रीडिंग को हमने एस के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्वेडबर्ग्स यूनिट। इसके लिए नया यूनिट निकाल दिया एस, दैट इज स्वेडबर्ग्स यूनिट। तो जो पूरा राइबोसोम है वो 70 रीडिंग पे सेटल डाउन होता था, प्रोकैरियोटिक वाला, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई ये 70s टाइप का राइबोसोम है इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और इसका जो बड़ा वाला है, जब उसको घुमा के सेटल कराया तो 50 वाली रीडिंग में करता था, तो उसको बोल दिया कि भाई ये 50s टाइप का है। और छोटे वाला
जो है वो 30 यूनिट्स में करता है, तो 30 स्वेडबर्ग यूनिट उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, यानी कहाँ पे वो रुक रहा है, थम रहा है उस मशीन में, उस रीडिंग को यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। और आगे जो एस है दैट इज स्वेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, वो स्वेडबर्ग्स की यूनिट है, ये साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट डिराइव करी गई है। क्लियर। और हमारे अंदर यानी यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है दैट इज 80S। अगर उसको चला के रोकोगे तो वो कहाँ पे रुकेगा, वो 80 यूनिट पे रुकेगा। तो ये क्योंकि अलग अलग रीडिंग्स हैं तो उसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। यू डू नॉट हैव टू ऐड दिस कि हम सर इसको ऐड कर रहे हैं तो 70 नहीं या 80 आ रहा है, नहीं भाई, दिस इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ मेजर सबयूनिट एंड दिस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ माइनर सबयूनिट। उससे इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं करना, ये अलग अलग यूनिट्स है, रीडिंग्स हैं एक मशीन में डालने के बाद जो आए हैं। क्लियर। तो ये होता है राइबोसोम, जो आरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए का बना होता है और प्रोटीन्स का बना होता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक, और ये यूनिट्स अच्छे से याद रखिए, रीडिंग्स। अब आ रहा है पॉलीराइबोसोम। तो देखिए इन बैक्टीरिया majority of ribosomes occur in chain, वो चेन में प्रेजेंट होते हैं और उसी चेन ऑफ राइबोसोम्स को हम पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, चेन ऑफ राइबोसोम्स को हम पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। तो देखिए मैं चेन बना देता हूं। तो ये है अपना एक mRNA और इसी mRNA को अपने ऊपर अटैच करता है जब अपना कौन, राइबोसोम, तो इसी से क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। इतना अभी याद रखिए। ठीक है, और अब इस mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए मिलते हैं हमें, कहां पे, इनसाइड बैक्टीरियल सेल। तो ये है खूब सारे राइबोसोम्स, ये सब क्या है, खूब सारे राइबोसोम्स। और इसी स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली तुम क्या बोल दोगे, पॉलीराइबोसोम्स। पॉली मीन्स मैनी, तो बहुत सारे राइबोसोम मिल करके एक चेन बनाते हैं और उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। क्लियर। तो इस फॉर्म में ज्यादातर अपने को राइबोसोम मिलते हैं बैक्टीरिया के अंदर। नाउ लास्ट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया, लास्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया दैट इज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन का मतलब है कोई तो चीज इंक्लूड किया है इन्होंने अपने अंदर। तो सिंपली दीज आर डिपोजिशंस ऑफ द रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये पैकेट्स हैं कुछ मटेरियल के इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो इसमें एक होता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ठीक है, तो व्हाट इज ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, तो इट इज पैकेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का पैकेट है ये। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा एक जगह पे और उसी जगह को हम बोल रहे हैं क्या, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, जो कि एक तरीके की इंक्लूजन बॉडी है। देन वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। तो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल क्या है, ये पैकेट है ऑफ पॉलीफॉस्फेट। पॉली मीन्स मैनी, फॉस्फेट तो आपको पता ही है, फॉस्फेट केमिकल है। तो फॉस्फेट का खूब सारा फॉर्म, पॉलीफॉस्फेट। तो इस तरीके से कुछ डिपॉजिट्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जिन्हें हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, तो अपने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में हमें इतना ही पढ़ना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जो चीज़ें रहेंगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसे मैं क्वेश्चन के डीपीपीस के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के इसको रखिए, बहुत इंटरेस्ट के साथ लेक्चर देखो और पिक्चर बनाते रहो दिमाग में। एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर ये अब देख रहा हूँ मैं, अब ये देख रहा हूँ, तो वो पिक्चर जैसे जैसे बनती रहेगी आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती रहेंगी।
ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।